Now the last talk of this session by Dr. Virottam Tomar. He did his MBS from Agra, and he is a well-known personality. No need for any introductions. He's been doing a lot of work in the respiratory medicine. Has been a course director and workshop demonstrator in the various national and international conference. Has been honored by Malaysian Health Ministry for robust training, and he's a past president of ISCCM Meerut branch also. And he is president National Medical Organizations Meerut part. I now request Dr. डॉक्टर विरोत्तम के बारे में मैं एक चीज बता दूं आपको, आप अगर कहीं भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में होंगे तो आप डॉक्टर विरोत्तम का प्रेजेंटेशन जरूर देख रहे हो। ये हर हफ्ते प्रेजेंटेशन लेते हैं, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, हर हफ्ते। और ये इसका डेडिकेशन है, पैशन है पढ़ाना और खुद भी पढ़ना। डॉक्टर विरोत्तम के लिए तालियां बजाती हैं। थैंक यू डॉक्टर आशीष, थैंक यू चेयरपर्सन। और सर्वप्रथम मैं IIM मेरठ ब्रांच, खासतौर से API को, मेरठ IPI को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे इनवाइट करने के लिए, स्पेशली डॉक्टर मेरे गाजियाबाद सॉरी प्रयास पहले ही फेल हो लग रहा है। मैं डॉक्टर चावला से कह रहा था कि इस बार कोशिश यहीं कर सकता हूँ हिंदी बोलने की। तो और वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर पंकज को सुनकर, और डॉक्टर मेरे पास अभी डॉक्टर चावला बोले और डॉक्टर मनोज ने तो कमाल ही कर दिया। तो जो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स जो पेशेंट हमारे पास आता है OPD में, अगर रेस्पिरेटरी OPD में कहें, वो खांसी करके आता है। और खांसी का भी आप क्वेश्चन अगर पूछें खांसी आती है, वो मना कर देगा, नहीं खांसी नहीं आती जी। तो क्या आता है? ये बलगम आता है। तो मैंने समझ में कि बलगम कैसे आता है भाई। तो ये आप सबने देखा होगा, जो भी जितने भी चेस्ट फिजिशियंस हैं वो खांसी मना कर देंगे, सब खांसी नहीं आती। फिर मैं पूछूंगा भाई चक्कर क्या हुआ, कॉफ आता है। तो खैर, तो आज इसी सिम्टम्स को, जो कि हमारी प्रैक्टिस में सबसे कॉमन सिम्टम्स है, इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे एक छोटी सी खांसी या आम खांसी कई बार खतरनाक भी हो सकती है, उसको कैसे हम तवज्जो दें, कैसे इसको किन डायग्नोस्टिक टेस्ट के बेसिस पे हम इसको अपने कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये खांसी का कारण क्या है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि खांसी है क्या। खांसी एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। जैसे आपको कोई सुई चुभाए और एकदम रिफ्लेक्सली आप हाथ हटाएंगे, उसी तरह से ईश्वर ने हमारे बॉडी में भी एक रिफ्लेक्स दिया है कि अगर कोई भी चीज हमारे ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में वोकल जो कॉर्ड्स हैं, जो हमारे गेट हैं, उससे अगर क्रॉस करेगी तो ईश्वर ने रिफ्लेक्स दिया है कि हम उसको इमीडिएटली बाहर निकालेंगे। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, जिसके माध्यम से हम अंदर कोई भी चीज अगर जाती है उसको निकालते हैं। ना केवल डिफेंस मैकेनिज्म, इससे हमें पता भी चलता है कि वास्तव में शरीर के अंदर कोई चीज पनप भी रही है, कई इन्फेक्शन का सोर्स भी हो सकता है। जैसे आज की कोविड टाइम में कि अगर कोई खांसी करता है तो आप सतर्क हो जाते हैं कि भाई ये इसको बीमारी हो सकती है, और उसको कई बार जांच के लिए भी कहते हैं कि जांच कराए। तो इसका न केवल रिफ्लेक्स को कहें, ये एक तरह का कह सकते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन में भी कारण बनता है। और इस कोविड टाइम में हमने देखा ही है, दो प्रकार की खांसी देखी गई है, प्रोडक्टिव, एक नॉन प्रोडक्टिव कफ। जो प्रोडक्टिव कफ है वो ज्यादातर इन्फेक्शंस में होता है, ब्रोंकिक्टासिस हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, कभी COPD में भी बलगम आता है। तो ये जो होता है इसको सप्रेस नहीं करना चाहते हम। अगर इसको सप्रेस करेंगे हम कफ सप्रेसेंट से, तो क्या होता है, कई बार स्टेग्नेशन हो जाता है लेवलाई में, और ये कई बार इन्फेक्शन का कारण भी बनता है। लेकिन जो प्रोडक्टिव जो ड्राई कफ होता है, इरिटेटिंग हैकिंग कफ्स होते हैं, उसको वो बड़ा बदरसम होता है पेशेंट के लिए, और पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार सो नहीं पाते हैं। बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं, मैं बताऊंगा अभी क्या क्या पॉसिबल उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसको जरूर हम कफ को सप्रेस कर देते हैं। तो इसका सोशल इम्पैक्ट डेफिनेटली है, और हम सब जान ही रहे हैं आज की तारीख में। और ये स्टडी भी आई है कि सोशल आइसोलेशन वाली बात भी काफ़ी गंभीर है, कि अगर किसी को खांसी आती है तो लोग दूर हट जाते हैं। अगर यहाँ पर खांस दे कोई आदमी तो आप भी 2 सीट बगल में बैठ जाएंगे, खांस रहा है, मास्क नहीं लगा रखा है। तो ये सोशल इम्पैक्ट भी है, क्योंकि PG स्टूडेंट्स भी हैं और अंडर ग्रेजुएट्स भी हैं। तो क्लासिफिकेशन एक है कि हम किसको एक्यूट कफ कहें, किसको सब एक्यूट कहें, किसको क्रॉनिक कफ कहें। तो इस स्लाइड में हमने कहा है कि अगर 3 हफ्ते से खांसी है अगर तो वो हम एक्यूट कफ बोलेंगे।
3 से 8 हफ्ते की अगर खांसी है तो उसको सब एक्यूट कफ बोलेंगे, और अगर उससे ज्यादा की खांसी बनी हुई है तो उसको क्रॉनिक कफ में कहते हैं। कफ के 3 फेजेस होते हैं जो खांसी होती है। फर्स्ट फेज होता है उसका, सर्वप्रथम होता है इंस्पिरेटरी, एक लंबा सांस लेता है पहले मरीज, उसके बाद एकदम ग्लॉटिस क्लोजर होता है। तो जब लंबा सांस लेते हैं तो अंदर चेस्ट का हमारा जो प्रेशर है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाता है। फिर सेकंड पार्ट होता है ग्लोटिक क्लोजर होता है। ग्लोटिक क्लोजर से और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है लंग्स में, इंट्राथोरेसिक। फिर एकदम एक्सप्लोसिव होता है जो एक्सपिरेटरी, जिसको बोलते हैं हम एक्सपिरेटरी फेज। उसमें सडनली हमारी वोकल कॉर्ड्स ओपन होती हैं और वो एक्सप्लोसिव एक वॉइस के साथ खांसी उत्पन्न होती है। इसको हम कहते हैं कॉफ। तो ये रिफ्लेक्स होता है। इसमें जो मैं दिखाना चाहूंगा अगली स्लाइड में, चलिए, इसमें जो हमारे होता है जो अफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स होती हैं। जो अफरेंट नर्व्स होती हैं हमारी बेसिकली वो वेगस नर्व होती हैं। हमारे पूरे ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में अप टू सेकंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक तो हमारे सेंसरी, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें मैकेनिकल और केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो स्लो अडेप्टिंग हमारे सार्स फाइबर्स होते हैं, कुछ रैपिड अडेप्टिंग फाइबर्स होते हैं, और कुछ सी फाइबर्स होते हैं, टर्मिनल सी फाइबर, सेंसरी सी फाइबर्स बोलते हैं। इनके थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू ये हमारे जाते हैं सीधे मेडुला में। मेडुला में हमारे अंदर एक सेंटर होता है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल ऑफ, मेडुलर सेंटर बोलते हैं, कफ सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ टेरिटोरियस, क्या है मैंने मिस कर गया नाम उसका, दैट इज द सेंटर। उसके थ्रू फिर अगेन इफरेंट नर्व्स के थ्रू हमारे ये डिफरेंट मसल्स में जाता है, रेस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम, रेस्पिरेटरी मसल्स, तमाम तरह की एब्डोमिनल, इन सब में हमारे फोर्स जनरेट करने के लिए ये इफरेंट नर्व्स जाती हैं, जिससे कि ये एक्सप्लोसिव फोर्स पैदा होती है। ये दोनों तरह से हो सकता है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। तो वॉलेंट्री हमारे कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टेक्स से फिर हम ब्रेन को ऑर्डर देते हैं, मेडुला को, कि आप इसको सप्रेस करें। तो ये वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री दोनों तरह से खांसी हो सकती है। तो ये फाइबर्स हैं जिसमें मैंने बताया कि केमिकल रिसेप्टर्स जो हैं, एंड मैकेनिकल केमिकल रिसेप्टर्स द सेम वे, और जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं खासतौर से, वो स्पेशली जो ILD में होता है, खास जो कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, डीप इंस्पिरेशन पे ड्राई कॉफिंग होने लग जाती है, तो ये स्लोली अडेप्टिंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स बोलते हैं। एक्यूट कफ के कॉजेज जो होते हैं, जो कॉमन कॉजेज हैं, जो सबसे कॉमन कॉज है वो वायरल इन्फेक्शन से है। मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन से जो कफ होता है, फेरिंजाइटिस होती है, उसकी वजह से होता है। अदर पॉसिबिलिटी एक्यूट कफ में निमोनिया हो सकता है, एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी ब्रोंकियल एस्मा हो सकता है, CHF हो सकता है जो कि सुपाइन पोजीशन में स्पेशली ड्राई कॉफी प्रेजेंट करते हैं, डिस्निया कई बार नहीं पेशेंट बताते। पल्मोनी एम्बोलिज्म कफ की तरह प्रेजेंट करता है एक्यूट। एंड फॉरेन बॉडी, ये तो बिल्कुल टिपिकली एग्जैक्टली आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि कब से खांसी शुरू हुई। ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए, कितने दिन पहले शुरू हुई, कब हुई, क्या कर रहे थे। अगर बहुत बार की बड़ा सडन बाउट ऑफ कफिंग शुरू हुई है, आप किसी पार्टी में गए थे, कर क्या रहे थे, खाना क्या खाया आपने, लिक्विड पी रहे थे आप, सॉलिड था, सेमी सॉलिड था, सूप था, उसमें मटर पड़ी थी, क्या चीज, सबकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी आपको कि शुरू हुआ कैसे। मैं आपको याद दे रहा हूँ, एक पेशेंट मेरे पास आया, लंबी हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक कफ के साथ, मोदी नगर का पेशेंट था, और वो आया इसलिए कि उसको हिमोप्टिसिस हो गई। तो मैंने उसको सब एक्सरे CT उसका करा के देखा, हिस्ट्री नहीं पता चला। तो मैंने उससे पूछा हुआ कैसे शुरू से, कहा डॉक्टर साहब मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था। मैंने गिरे, फिर क्या हुआ, तो कि उसके बाद से होने लगी। तो मैंने कहा कि दांत वात दिखा, जरा दांत तो नहीं टूटे तुम्हारे। तो हाँ दांत, उसमें दांत टूटा। तो वो दांत है कहा कि वो तो टूट गया। उनका टूटा नहीं, वो अंदर ही गया। मैंने ऐसे बोल दिया कि वो अंदर ही है, और सरप्राइजिंगली मैंने वो करा ब्रोंकोस्कोपी और उससे अंदर से टूथ एक्सट्रैक्ट किया। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हुआ कैसे सडन, कि खांसी शुरू कैसे हुई, कर क्या रहे थे उस टाइम। क्रॉनिक कफ के जो कॉजेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, मैं डिस्कस करूंगा आगे थोड़ा सा डिटेल। पोस्ट रिजल्ट ड्रिपिंग, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं रात को खांसी, अर्ली मॉर्निंग खांसी, ड्राई कॉफ, थ्रोट इरिटेशन, कंजेस्टेड थ्रोट, ये PND का एक बहुत बड़ा कारण, साइनोसाइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें पोस्ट रिजल्ट ड्रिपिंग होती रहती है। इंडिया में डेफिनेटली ट्यूबरकुलोसिस और जो इन्फेक्शंस हैं, एस्थमा अगेन इज स्पेशली इन चिल्ड्रन में, उसमें दमा, सांस नहीं फूलता बच्चों के दमों में, खांसी होती है, हंसने पे, दौड़ने पे, रोने पे, चिल्लाने पे, एक्सरसाइज करने पे उन्हें खांसी आने लग जाएगी, तो उसको कफ वेरिएंट एस्थमा बोलते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकिएक्टेसिस वी ऑल नो। GERD इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मिस कर जाते हैं हम हिस्ट्री में अपने। और ये जो हम जब थेरेपी देते हैं, जिसमें कि एम्पेरिक थेरेपी बोलते हैं, उसमें इस चीज को हम खास तौर से कवर करते हैं कि हमारा रिफ्लेक्स जो है, खास बच्चों में भी रिफ्लेक्स जो है, दैट इज क्वाइट कॉमन फॉर कॉज ऑफ कॉफ। पल्मोनरी सिनोफिलिया,
टॉपिकल प्रोजेस्टोफिलिया में नाइट कॉफ स्पेशली होता है, एंड जो सीटी एक्सरे कराएंगे उसमें बड़ी टिपिकल नोडुलर शेड्यूल दिखती हैं, इस्नोफिल काउंट्स हाई मिलते हैं। आईएलडी, कुछ मेडिसिन हैं, इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जिनमें कि स्पेशली एस इनहिबिटर्स, इवन सीटाग्लिप्टिन भी इसमें माना गया कि अगर वो भी हम ले रहे हैं तो दैट इज कॉज। तो हमें ड्रग हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट कि हम क्या ले रहे हैं। बीटा ब्लॉकर्स फॉर अगर किसी कार्डियक रीजन से ले रहे हैं तो कार्डियो सेलेक्टिव ले रहे हैं, अनसेलेक्टिव ले रहे हैं। एंड ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, एंडोब्रोंकियल ट्यूमर्स, especially if patient presented with hoarseness of voice, hemoptysis, etc. क्वालिटी ऑफ कफ से भी हम पहचान सकते हैं कई बार कि जो पेशेंट, जब हम जो सिखाया जाता है कि जब पेशेंट एंटर हो रहा हो हमारे चैम्बर में तो हम उसके गेट से, एवरीथिंग से, लुक से हम पहचान लेते हैं कि उसका डिस्निया किस टाइप का है। ये आईएलडी लग रहा है, ये सीएचएफ का पेशेंट है, क्या है, ओबीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट है, किस टाइप का है। तो हमें क्वालिटी ऑफ कफ, जो खांस रहा है पेशेंट, मैं तो कई बार खंसवा के देखता हूँ पेशेंट को, भाई खांसी होती है, जरा खांस के दिखाओ। तो हैकिंग कफ जो होता है, मोस्टली जो पेशेंट जो जाकर देखें, खांस, थ्रोट क्लियर करते हैं, थ्रोट क्लियरिंग बोलते हैं उसको, थोड़ी थोड़ी देर में क्लियर करते रहें तो ये पीएनडी होता है। ब्रासी कफ ट्रैकियल लीजन में होता है, कोई आपके फॉरेन बॉडी अगर है तो ब्रासी कफ होगा। बोवाइन कफ स्पेशली लैरिंजियल पैरालिसिस में होगा, रिकरेंट लैरिंजियल पैरालिसिस है वो, जो कि एक इंडिकेटर है कि लेफ्ट साइड में अगर लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इन्वॉल्व है तो मैलिग्नेंसी का साइन हो सकता है। वूपिंग कफ स्पेशली पर्ट्यूसिस में। बबलिंग कफ जो घड़ की साउंड के साथ बलगम आते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी एडवांस या इवन ब्रोंकेक्टेसिस का तो स्पेशली साइन है कि ये बबलिंग कफ्स जो पेशेंट निकालते हैं। कफ विद चेंज इन वॉइस विद स्टाइडर, अगर अपर एयरवे में स्टाइडर के साथ कफ हो रहा है तो वो दैट इज अ साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। हॉर्सनेस के साथ, बहुत जल्दी बज गया भाई, मैं बहुत स्पष्ट है, खैर चलिए, हैं ज्यादा बजने थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। तो नहीं, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ स्लाइड्स जिसमें मैनेजमेंट में तो नहीं जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट है कि कफ स्टाइडर के साथ है, विद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, विद वीज के साथ है, एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म है, मेडिसिनल ट्यूमर के साथ, एंड परसिस्टेंट लोकलाइज अगर रोंकाई वीज अगर हम सुन रहे हैं ऑस्कल्टेशन में तो दैट इज अगेन साइन ऑफ यूनिलेटरल। अगर मोनोफेजिक वीज है दैट इज साइन ऑफ एंडोब्रोंकियल ट्यूमर, फॉरेन बॉडी एटसेट्रा। तो वी हैव टू लुक आउट कि हम उसको एड्रेस करें। कॉम्प्लिकेशन क्या है जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, मस्कुलोस्केलेटल रप्चर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस, समटाइम्स पेशेंट डेवलप रप्चर रेक्टस एब्डोमिनिस का हो जाता है। काफी पेशेंट्स हर्निया के इसीलिए ठीक नहीं होते, पोस्ट सर्जरी भी दोबारा हर्निया रिपेयर करने पड़ते हैं क्योंकि उनका कफ आप नहीं एड्रेस कर पाते। पल्मोनी कई बार न्यूमोमिडिस्ट्रियम, खासतौर से बच्चों में देखा होगा न्यूमोमिडिस्ट्रियम जो साइकोजेनिक कफ कई बार करते हैं पेशेंट्स, उनमें देखा गया कि न्यूमोमिडिस्ट्रियम न्यूमोथोरैक्स तक हो सकता है। कफ सिंकोप आपने देखे होंगे तो उसकी मैनेजमेंट हमें रीजन पता होना चाहिए, कफ सिंकोपी का रीजन क्या है, कैसे होता है पैथोफिजियोलॉजी। कफ सिंकोप हो गया। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन है, फीमेल्स में मोस्टली होता है ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, एंड इंसोम्निया, एग्जॉस्शन, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, हेडेक, ऑल ये उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैनेजमेंट में जस्ट टच, वी ऑल नो हाउ टू टैकल द साइनोसाइटिस पार्ट, एलर्जिक राइनाइटिस का जो पार्ट है, और साइनोसाइटिस के लिए, इसके लिए लोकल जो नॉन सीडेटिंग एंटी जो हिस्टामिनिक्स है वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, जो कि सीडेटिव जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स है दे आर मोर पोटेंट टू रिलीव दिस साइनोसाइटिस एंड एलर्जिक राइनाइटिस। एंड जो लेटेस्ट जो अगर हमें एरिया गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जाएं, अगर हफ्ते के अंदर पेशेंट को 4 बार से ज्यादा स्नीजिंग और इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं नेजल डिस्चार्ज, नेजल ब्लॉकेज के, तो उसको हमें रेगुलर थेरेपी देनी होती है जो कि इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स तौर पे देते हैं, नेजल स्टेरॉइड स्प्रे के फॉर्म में है और कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी आते हैं जो हम दे सकते हैं। तो राइनाइटिस का मैंने बता दिया आपको सिम्टम्स, रेड आईज, इची नोज, कैसे करता है इसका एक मैकेनिज्म स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर्ट्यूसिस बच्चों में काफी कॉमन है, पर अभी डॉक्टर चावला ने बताया कि एडल्ट्स में भी पर्ट्यूसिस वैक्सीन मस्ट हो गई है अकॉर्डिंग टू जीना गोल्ड गाइडलाइंस। तो हाउ राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस कॉज अस्थमा, बाय एक्टिवेशन ऑफ साइनो-नेजल ब्रोंकियल रिफ्लेक्स होता है। सेकंड होता है पेशेंट जो जिनकी नोज ब्लॉक हो जाती है तो उनमें माउथ ब्रीदर होते हैं, तो ड्राई एयर अंदर जाती है, अगेन वो कॉफ करते हैं। पोस्ट नेजल ड्रिप से जो पल्मोनरी एस्पिरेशंस होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स डायरेक्टली ट्रैकोब्रोंकियल ट्री में जाते हैं उसके थ्रू भी होते हैं,
और थ्रू एब्जॉर्प्शन सेलुलर जो इन्फ्लेमेटर्स हैं वो एब्जॉर्ब भी होते हैं साइड से, तो वो भी हमारे बॉडी में जाके ये कॉफ पैदा कर सकते हैं। अब लोग ईयर एग्जामिनेशन नहीं करते, बट इट इज अगेन कॉज कि कई बार जो कॉज केवल ट्रैकोब्रोंकियल ट्री में नहीं होता खांसी का, वो ईयर ड्रम्स में हो सकता है, कई बार आपके पेरिकार्डियम में हो सकता है। तो दिस ऑल फीचर जहाँ पे इरिटेशन की वजह से को खांसी आ सकती है। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग एंड ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेसिक इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे मस्ट है, उसमें लुकआउट करना कि हमें कहीं कोई फॉरेन बॉडी, कोई यूनिलेटरल एम्फाइसीमा या ऐसा कोई साइन तो नहीं मिल रहा है। स्पायरोमेट्री डेफिनेटली फॉर कफ वेरिएंट एज्मा के लिए, और इनमें कई बार नॉर्मल भी मिल सकती है, बट इसोफेजोग्राफी और पीएच मॉनिटरिंग खासतौर से, और इवन ब्रोंकोस्कोपी जैसे मैंने प्रीवियस अपने केस में बताया कि इनमें कई बार जरूरत पड़ जाती है। एक ये स्लाइड अगर आप पढ़ पा रहे हैं इसमें, तो ये एक स्लाइड मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें क्रॉनिक कफ के में अगर पेशेंट के साथ अगर रेड फ्लैग साइंस को हमें रूल आउट करना पड़ता है, मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से रेड फ्लैग साइंस होते हैं। अगर ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट हिस्ट्री लेते हैं, ट्रेवल एक्सपोजर एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट रेडियोग्राफ, अगर ये पेशेंट स्मोकर है, इस इनहिबिटर्स ले रहा है, अगर हमने इसको बंद कर दिया इस ड्रग्स को, तो पेशेंट ठीक हो गया, तो हमें कोई आगे जरूरत नहीं रहती कुछ करने की। लेकिन if patient is having cough or having life-threatening conditions, then we have to imagine इन चीजों को देखना चाहिए कि जो हमने बताया कि एलर्जिक राइनाइटिस, एस्मा, नॉन एस्मेटिक इसोफेजिक ब्रोंकाइटिस एंड GERD, ये रेड फ्लैग साइंस है कि पेशेंट को हिमोप्टिसिस प्रेजेंट कर रहा है, पेशेंट अगर स्मोकर है, एंड इफ पेशेंट इज हैविंग डिस्निया स्पेशली एट नाइट, पेशेंट की आवाज बदल गई है, फीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, वेट लॉस के साथ है, जो कि इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस कॉमन हो सकती है, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी हो रही है, कई बार ट्यूमर इसोफेजियल ट्यूमर्स कंप्रेस कर रहा है कुछ, एंड रिकरेंट निमोनिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो वी हैव टू लुक कि ये कॉज क्रॉनिक कफ में क्या कारण हो सकते हैं। GERD और एज्मा में जो था कि जो कि कफ एज्मा की मैंने बात करी है, उसमें मैंने बताया कि जो पेशेंट एस्थमा के होते हैं, वे जब बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट लेते हैं, तो उनकी जो इसोफेजियल टोन है स्फिंक्टर की, वो लूज हो जाती है, और उससे रिफ्लेक्स और इंक्रीज हो जाता है। और ये एक विशेष साइकिल है कि इससे ज्यादा माइक्रो एस्पिरेशन होता है, वेगली मीडिएटेड इसोफेजियल रिफ्लेक्स बढ़ जाता है, और रिफ्लेक्स मीडिएटेड चेंजेस इन ब्रोंकोमोटर टोन होती है, तो इससे विशेष साइकिल। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बताऊं, कुछ तो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होती हैं, कुछ अफरेंट नर्व पर एक्ट करती हैं, कुछ कफ सेंटर्स पे एक्ट करती हैं, कुछ इफरेंट पे करती हैं। केवल लिस्ट बता दे रहा हूं कि जो म्यूकोसिलरी जो एक्शन है जिनका गुफेंसिन, ब्रोमैक्सिन, एम्ब्रोक्सोल एटसेट्रा, और जो कफ अफरेंट रिफ्लेक्स उस पर सप्रेस करती हैं जो लोकल एनेस्थेटिक्स के फॉर्म में। लेटेस्ट जो न्यू ड्रग दोबारा से इंडिया में आई है, जो कि मैं खासतौर से बहुत इनको यूज किया हूँ, जो बेंजोनाटेट, जो बेंच के नाम से आती है, दैट्स क्वाइट इफेक्टिव। एंड कोडीन जो सेंट्रली एक्टिंग होती है, वी आर नॉट यूजिंग, बहुत सीडेटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन करती हैं, एडिक्टिव भी होती हैं। तो symptomatic bronchodilators are used in cases of patient having bronchospasm, and most commercial drug cough preparations are combination of antitussive expectorants, sympathomimetics and antihistamines, since they many having combination के साथ जो दी जाती हैं वो चूर्ण चटनी है, उसको ऐसे नहीं देना चाहिए, हमें उसके रूट कॉज में जाना चाहिए कि कारण क्या है, कि उसके फिर अकॉर्डिंगली हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। वर्ड अबाउट ये जो नई ड्रग है, जो पहले भी कई साल पहले आई थी, बीच में गायब हो गई थी, इसको हमने काफी यूज किया है। इवन ILD में जो बड़े ट्रबल शूटिंग कफ्स होते हैं जो नहीं सप्रेस होते हैं, तो उनमें कई मंथ हमने इसको यूज किया है। तो ये एक्चुअली जो एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक टाइप का वर्क करती है, एंटीटसिव है, जो नर्व C फाइबर्स पे एक्ट करती है और उसको सप्रेस करती है। एंड इससे पहले भी एक लिवो सरपेंटीन करके है, ये डुअल एक्शन है इसका, ये कफ सेंट्रली कफ सप्रेसेंट भी है, और पेरिफेरल जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे भी एक्ट करती है। इसको भी ड्राई कफ के तौर पे यूज किया गया है। जस्ट एक पेशेंट का दिखाना चाह रहा था मैं, इसको दिखा देता हूँ भी आपको। ये पेशेंट मेरे पास आया था, यंग बॉय, हिस्ट्री ऑफ कॉफ। एक्सरे में इसको इवन राइट साइड में आप देखेंगे इसको इन्फिल्ट्रेट्स दिख रहे थे,
एक्सरे में राइट साइड में इवन डिजीज दिख रही थी. ऑन सीटी स्कैन ही इज हैविंग राइट साइड इन्फिल्ट्रेट्स and on left main bronchus is having growth, large growth. This I have taken biopsy and lavage. Left main bronchus में growth था and it comes out aspergillus, invasive aspergillus. biopsy में भी confirm हो गया. तो I thought कि मैंने diagnosis confirm हो गई, ये invasive aspergillosis है, but कभी growth के साथ कभी invasive aspergillosis ऐसे देखा नहीं. Patients steroids and voriconazole के साथ improve भी कर गया काफी. Again मैंने repeat bronchoscopy करी कि ये ऐसा पॉसिबल है नहीं कि ये गायब हो जाए, फिर भी ग्रोथ मिली. अगेन बायोप्सी ली, सेम थिंग. ट्वाइस आई हैव टेकन बायोप्सी दिस पेशेंट, सेम इन एस्परजिलस. अल्टीमेटली थर्ड टाइम जब बायोप्सी में वास इसमें कार्सिनोइड निकला एंड दैट पेशेंट्स कम आउट टू बी कार्सिनोइड. तो केवल कफ के साथ प्रेजेंट किया था. ये फंगेटिंग ग्रोथ इसके लेफ्ट मेन ब्रोंकस में थी. एक पेशेंट और जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई बार पेशेंट नॉर्मल होते हैं, एक्सरे नॉर्मल होते हैं बिल्कुल उनके, अगर आप उनकी ब्रोंकोस्कोपी करेंगे तो आपको इस टाइप की ग्रोथ बड़ी कॉमन मिल जाएंगी. पेशेंट हैविंग नो कोलैप्स साइन इन एक्सरे एंड व्हेन यू डू द ब्रोंकोस्कोपी यू विल सी लार्ज टाइप ऑफ ग्रोथ इवन इन राइट जस्ट बिलो द कैरेना. एक और पेशेंट जो मैं बता रहा हूँ, पेशेंट जो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. पेशेंट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ कॉफ, सडन चेस्ट पेन, डिस्निया. अब उसने हिस्ट्री लेते लेते उसने बता ना पाए कि मैं हुआ क्या उसको. तो ब्रोंकोस्कोपी, इमरजेंसी ब्रोंकोस्कोपी करी इसकी, तो उसमें ये ग्रोथ में मिलने लगा. व्हाइट ग्रोथ क्या है समझ में नहीं आया. बायोप्सी लेने पे भी समझ में नहीं आया क्या है. ब्रोंकोस्कोपी के बाद मैंने पूछा भाई तुमने क्या, समझ में नहीं आई. इसको लेने के बाद बड़ी फाउल स्मेल वो आने लगी जब मैंने लिया, बायोप्सी ली इसको. तो मैंने उससे पूछा तो डॉक्टर साहब मुझे तो रामदेव जी ने बताया था कि सुबह सुबह वो लिया करें, लहसुन फाँक लिया करें हार्ट के लिए. तो ये एक्चुअली फिर रिजिड ब्रोंकोस्कोपी से निकला. तो इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है कि आप कर क्या रहे हैं और कैसे प्लान कर रहे हैं अपने. नहीं मैंने वो मना नहीं किया. नहीं मैं भी कहता हूँ, मैं डॉक्टर मनोज से पूरी सहमत हूँ. यही शब्द मैं बोलता हूँ कि उसकी दवाई मत लेना, रामदेव करते रहना. मैं तो योगा भी नहीं कहता हूँ, मैं कहूँ रामदेव करते रहना. क्योंकि करे कैसे, मैं कभी 5 बजे इंडिया टीवी पे और शायद एक सुबह भी आता, टाइम भी बता देता हूँ. नहीं हम वो कहते हैं कि आप वो ट्यूब पे क्यों प्राणायाम सीख लो. सो थैंक यू सो मच. सो ये स्लाइड थी नथिंग कि इसको आप ले सकते हैं. इसमें चेस्ट जर्नल में पूरा फ्लो डायग्राम है कि हाउ टू अप्रोच क्रॉनिक कफ को. तो स्टेप बाय स्टेप्स हैं कि अगर एक्सरे नॉर्मल है तो आपको जाना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन पे, अदरवाइज. थैंक यू सो मच. डॉक्टर विरोतम की तरह एक किस्सा मैं आपको छोटा सा बताता हूँ. एक पेशेंट आया सर मेरे पास, मनोज बॉस. वो पेशेंट ना एक डेंटल सर्जन को दिखाने गया, तो वो डेंटल रूट कैनाल का ट्रीटमेंट हो रहा था. डेंटल सर्जन ने ये निडल को ना आगे से मोड़ के रूट कैनाल में डालते हैं. वो उसका जो निडल था वो सिरिंज से निकल गया और वो निडल निकल के सीधे ट्रेकिया से होता हुआ राइट मेन ब्रोंकस में जाके फंस गया. निडल थी सर, वो पूरी निडल वहां चली गई. अच्छा, वो डेंटल सर्जन ढूंढता रहा, उसको कहीं निडल नहीं मिली. पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं. 3-4 घंटे के बाद उसको यहाँ पेन होना शुरू हुआ सर. वो वापस डेंटल सर्जन के पास गया. डेंटल सर्जन थोड़ा घबराया कि भाई ये इसके बाद मेरी निडल तो गायब हो गई थी. फिर उसको लगा कि कहीं ये वही तो नहीं है. उसने एक्सरे कराया तो एक्सरे में वो निडल दिखाई दे गई. निडल तो दिखाई दे जाएगी सर एक्सरे में. फिर उसके बाद उसका मैंने ब्रोंकोस्कोप से निडल जो थी, जब ब्रोंकोस्कोप डाला तो निडल मुड़ी हुई थी और ऐसे फंसी हुई थी सर. वो मतलब इधर भी और इधर भी. तो उसको प्रेस करके निडल को सीधा किया तब जाके वो निकली. मतलब ये एपिसोड्स बड़े कॉमन है कि कफिंग इस तरीके से हो या पेन ऐसे हो. तो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विरोतम. विरोतम ने डॉक्टर मनोज गोयल की तरह इंग्लिश से हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करी, मगर आधा किया और आधा नहीं किया. चेयरपर्सन प्लीज. डॉक्टर तोमर, एक मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा पर्सनल भी है. वो मेरी बेटी, एज इज 35 years. She is homeopathic physician also. She is having dry cough in every winters only from last 3 years. All investigations are normal. IgE, PFT, X-ray, hemogram, everything is normal. And she does not respond to any treatment, even steroid or inhalers. I could not understand what I do.
ये ऐसे काफी पेशेंट्स आते हैं सर कि जिनमें कि अगर सीजनल हिस्ट्री अगर मिल रही है, अगर डेफिनेट सीजनल हिस्ट्री है तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कह सकते हैं, एलर्जिक कॉफ बोल सकते हैं। आईजी इज नॉर्मल वैसे। इनमें सब ये नॉर्मल मिल सकते हैं, टेस्ट के बेस पे नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स केवल थर्मल जो चेंजेस होते हैं उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है ना, जो थर्मल चेंज होता है, जो मैंने बताया कि केमिकल, जो नॉट कि मैकेनिकल होगा, केमिकल होगा, इवन थर्मल वेरिएशन, जो टेम्परेचर वेरिएशन से ना कफिंग होते हैं, दैट इज एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। एक इंपॉर्टेंट मैं जो लास्ट स्लाइड में दिखाना चाह रहा था, उससे सबसे नीचे जो लिखा है, सबसे नीचे का जो वो है साइकोजेनिक कफ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी चीजें हमने ब्रांचेस करते हुए जाते हैं कि ये रूल आउट कर दिया, ये कर दिया, और उसके बाद नहीं है तो हम कहते हैं साइकोजेनिक कफ। बट इतना टाइम नहीं लगता कई बार आपको, आप जब ओपीडी में बैठते हैं तो आप बहुत विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपके उसके स्टाइल ऑफ कॉफिंग से उसको बातों में लगा के बच्चे को पूछ के आप कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चा ये या कोई एडल्ट जो है ये साइकोजेनिक कफ तो नहीं है, ये फंक्शनल कफ तो नहीं है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कॉमन है, नॉट अनकॉमन। खासतौर से बच्चों में आजकल मैं देखता हूँ जो मोबाइल और ये सब देख रहे हैं, पबजी। कल ही एक पेशेंट आया मेरे पास कि मैं पबजी तो बैन हो गया है, उसने कहा नहीं जी इंडियन वेरिएंट आ गया। तो उससे वास्तव में तो वो मतलब आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आपको मेरे स्टाफ दौड़ा आएगा कि डॉक्टर साहब तो खांसी जा रही है, रुक ही नहीं रही है, और भी परेशान हो गए। मैंने उसको कहा कुछ नहीं, बैठे रहने दो, ठीक हो जाएगी। तो उसको बहुत थेरेपीज दे के वो वहीं पे ठीक हो जाती है, बिना किसी इन्हेलर ना दवाई। वो 5 मिनट 10 मिनट में। मैं तो कहता हूँ कि भाई इसका जरा नीचे तहखाने में ले जाओ, बाल कटवाओ उसके, जैसे करंट लगाएंगे। साइकोजेनिक कफ इज वेरी तो एक वही मतलब वो कह रहा हूँ कि दिस इज अगेन एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाह, साइकोजेनिक कफ बच्चों में ज्यादा ये बच्चों में कॉमन होता है। बट जो सीजनल कफ की आप बात करें सर, दैट इज मे बी दिस एलर्जिक कफ। तो उसमें हम कहते हैं कि मास्क रख ले, थोड़ा सा ड्राई एयर ना जाए, इस टाइप की चीजें तो कुछ कर सकते हैं। Thank you, Dr. Tomar. I think it was an interactive session by all the speakers, and I thank Dr. Ashish Agrawal for inviting us and for organizing such a wonderful conference. So I conclude this session. I think we are running very, very short of time. Thank you very much, everyone. Really, thank you very much, chairpersons and all the speakers, especially Dr. Rajesh Chawla, Dr. Manoj Goyal and Dr. Virottam. डॉक्टर मनोज गोयल और डॉक्टर विरोतम ने तो पूरा हिंदी में ही एकदम कर दिया। डॉक्टर राजेश चावला बॉस ने हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज पे जो भी गाइडलाइंस थी वो सारी अपडेट करी हैं। एंड थैंक यू वेरी मच चेयरपर्सन्स, डॉक्टर राहुल शर्मा, यू आर very dynamic person, Dr. R.K. Garg and Dr. Sanjay Sai. Thank you very much. I request the chairpersons, please felicitate our speaker. I request all the chairpersons to आप भी आ felicitate जाइए our सर। speakers.